अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलेट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे जी। आज की वीडियो में हम पास पेपर डिस्कस करेंगे 2021 मैथ सब्जेक्ट एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी यही पास पेपर डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट यही डिस्कस किया था 1 से 10 तक एमसीक्यूज, और आज हम रिमेनिंग 10 से 11 से 20 तक एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी विद डिटेल और प्रॉपर रीजनिंग। तो आप लोगों ने कोई भी इस वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना है, इसको एंड तक देखना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस किया 1 से 10 तक, आप वो जाके मेरे चैनल पे आप वो देख सकते हैं वीडियो। तो उसके बाद आप ये 11 से 20 तक देखिएगा, तो आपको ज़्यादा जो है ना वो समझ आएगी हर चीज़ की, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज चलता जाएगा। ठीक, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के सिंबल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ये तो लास्ट वीडियो में हमने 1 से 10 तक एमसीक्यूज किए थे, और मैंने आपको प्रॉपर रीजनिंग के साथ हर एक एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन और डिटेल भी बताई थी कि एमसीक्यूज का अगर ये ऑप्शन है तो इसकी क्या रीजनिंग। तो अब नेक्स्ट हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, वो है एमसीक्यूज नंबर 11। एमसीक्यूज नंबर 11 की जो है वो स्टेटमेंट है, आप लोग ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। एमसीक्यूज नंबर 11 की स्टेटमेंट है, विच कैन नॉट बी टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कौन सी टर्म नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, जीरो। जीरो जो है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 है, इफ ए एंड बी आर नेगेटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देन विद यूजुअल नोटेशन विच इज करेक्ट। अब इसकी जो है मैं आपको इसके दो मैं आपको पार्ट्स बताऊंगी। जब हमारे पास ए एंड बी पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स होता है तब उसके लिए भी ऑप्शन बताऊंगी, और अब इस एमसीक्यू की जो स्टेटमेंट है उसमें नेगेटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, इसके लिए भी मैं आपको इसका बताऊंगी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आई मैं आपको इसकी दूसरे पार्ट की तरफ भी लेके जाती हूँ, जिसमें हमने पॉजिटिव डिस्टिंक्ट अगर रियल नंबर दिए हों तो उस केस में क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे जो ए और जी है, ये ए से मुराद है अरिथमेटिक मीन, जी से मुराद है ज्योमेट्रिक मीन, एच से मुराद है हार्मोनिक मीन। अगर आप ए एंड बी कोई से भी दो नेगेटिव डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल नंबर होता है जो बिल्कुल अलग अलग हो, यानी एक जैसे इक्वल ना हो। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ। आप कोई से भी दो नेगेटिव रियल नंबर्स लेके उसको सोल्व करके देखिएगा, आपको यही आपको आंसर मिलेगा कि अरिथमेटिक मीन का आपने फार्मूला पता है a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन का आपको फार्मूला पता है प्लस माइनस अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखिएगा। तो मुझे लगता है इस जो स्टेटमेंट है इसमें एक चीज जो है ना वो मिसिंग है, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो सी है। मैं आपको बताती हूँ कि इसके दो पार्ट्स में आपको जो डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे डिस्कस करती हूँ, आपको समझ आ जाएगा जो मैं क्या कह रही हूँ कि इसमें कौन सी एक स्टेटमेंट में एक चीज मिसिंग है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन सी है। ये जो एमसीक्यू नंबर जो 12 है, इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन थी वो ये स्टेटमेंट थी, इफ ए एंड बी आर नेगेटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। लेकिन वहां पे ये चीज मिसिंग थी, वहां पे ये चीज नहीं लिखी थी। वहां पे ये चीज जरूर लाजमी लिखी होनी चाहिए थी कि एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज लेस देन जीरो। का मतलब है कि हम लोग नेगेटिव वाला जो है वो पिक करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है उसमें प्लस माइनस अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ वो वाला पिक करेंगे जिसमें माइनस हम लगाएंगे अंडर रूट ए बी के साथ। मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दिखा देती हूँ ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है वो हमारे पास होता है प्लस माइनस अंडर रूट ए। ठीक है, हमने अगर यहाँ पे देखा ए एंड बी डिस्टिंक्ट नेगेटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं और जी लेस देन जीरो है, तो जी जो है वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ज्योमेट्रिक ब्रश का हम ये प्लस वाला पार्ट नहीं, नेगेटिव वाला जो है ना वो कंसीडर करेंगे। तो उस केस में हमारे पास अरिथमेटिक मीन लेस देन होगा ज्योमेट्रिक मीन के साथ, और ज्योमेट्रिक मीन लेस देन होगा हार्मोनिक मीन के साथ। आप कोई सी भी ए और बी दो इसकी एग्जांपल लेके आप इसको करेंगे सोल्व, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यही हमारे पास सीक्वेंस बनता है। और दूसरा जो मैं आपको पार्ट कह रही थी वो ये है कि अगर ए और बी आपके पास एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि अगर वो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं और साथ आपको गिवन हो कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन जीरो है, तब हमारे पास ये सीक्वेंस बनता है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन से। ठीक है, तो ये आपको दोनों एमसीक्यूज के लिहाज से मैंने आपको बता दी, ऐसी भी आपको स्टेटमेंट आई उसके लिहाज से आपने क्या पिक करना है। अब आप लोग अपनी अब अपने अपनी जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। वहां पे ऑप्शन में ना यहाँ इतना पार्ट था, सिर्फ ए इज लेस देन जी, ये पार्ट नहीं था। लेकिन हमने तो बस ये देखना ना कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट करेक्ट कौन सा है, हमने उसको वो टिक लगा देना। ठीक है, तो हमारे पास इतना पार्ट था, ये उसके लिए से भी करेक्ट था।
इतना भी लिखा हो तब भी हमारे पास करेक्ट है, पूरा लिखा हो तब भी करेक्ट है। अगर आपके पास लिखा हो ये वाला ऑप्शन भी होता है और ये पूरे का ऑप्शन भी होता है, तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। वहां पे आपके पास लाजमी एक ऑप्शन होना था ए, बोथ ए एंड बी वाला, लेकिन हमारे पास सिर्फ इतना ऑप्शन है, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ उसकी स्टेटमेंट की तरफ लेके चलती हूँ, एमसीक्यूज की तरफ। ये तो देखिए, ये हमारे पास ऑप्शन है वहाँ ए लेस देन जी, कहीं भी हमारे पास वो वाला ऑप्शन नहीं है ए लेस देन जी लेस देन एच। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो यही बन रहा है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 है। एमसीक्यूज नंबर 13 की हमारे पास स्टेटमेंट है, सम ऑफ 5 एम्स बिटवीन 2 and 8। कि हमने सम ऑफ 5 एम्स बताना है, उसका आंसर बताना है। 2 and 8 के दरमियान हमारे पास अगर 5 एम्स हैं और उसका हम सम लेते हैं तो उसका क्या आंसर आएगा। इसका हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला है, मैं आप लोगों को फार्मूला आपको सबको डिस्कस करती हूँ। उससे आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास 5 एम्स हो, 6 एम्स हो, 7 हो, आप कैसे जो है ना वो निकाल सकते हैं। आपको जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं उसके लिए से आप सम इजीली फाइंड कर सकते हैं उस फार्मूला से। जी, तो ये देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, लेट A1 A2 A n बी एन एम्स बिटवीन ए एंड बी, देन इसका जो सम होगा, सम ऑफ, ये देखिए सम ऑफ एन एम्स है, एन यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, एन एम्स का जो सम है उसका ये फार्मूला है, एन ए प्लस बी ओवर टू। ठीक है, एन मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी ओवर टू के साथ। तो हमारे पास 5 एम्स है, यानी अब एन हमारे पास 5 है, उन्होंने हमारे स्टेटमेंट में दिया था सम ऑफ 5 एम्स। तो हमने ये देखिए A1 A2 अप टू सोन A5 तक हमने लिखा है, और यहाँ पे n की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी है। ए और बी क्या था हमारे पास, उधर हमारे पास स्टेटमेंट में था 2 and 8, तो एम्स जो है वो हमारे पास बिटवीन थे 2 and 8। तो ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 8 है, और हमने ये इसको सोल्व किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया है इसका। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये यहाँ से मिस्टेक हो गई है, मैं इसको अभी ठीक कर देती हूँ। ये देखिए जी, इसका करेक्ट आंसर क्या आता है, ये हमारे पास हो गया 10 आ गया, यहाँ पे आना था 5, यहाँ पे आना था 5, और यहाँ पे भी आना था हमारे पास 5, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आना था 25, मैंने काट दिया। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, बस हमने सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यूज, और हमने जो है ना वो सॉल्व कर देना है इसको इजीली। जो है आपको कोई भी नंबर्स के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी आपको एम्स गिवन होंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 25। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 है हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस एक्स, ये हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस वन ओवर क्यू एक्स विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होता है, और उसके लिहाज से उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको अगर नहीं पता इसकी डेफिनेशन का, तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को जाके इजीली जो है वो अपनी बुक पे देख सकते हैं। तो मैं आपको इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ। क्यू एक्स हमारे पास डिनोमिनेटर है, और हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब होता है जब हमारे पास डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर जो है वो लेस देन हो, और हमारे पास क्या हो, इक्वल हो डिग्री ऑफ द नोमिनेटर की। अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास न्यूमिनेटर है। अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास न्यूमिनेटर की डिग्री है वो हाईएस्ट क्या है, आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास डिग्री है वो 2 है, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 है, आप देख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 है। जो क्यू एस है, वो क्यू एक्स जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री या इस 2 के इक्वल होनी चाहिए या इससे छोटी होनी चाहिए। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स यानी जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री इक्वल टू 2 है, एक ऑप्शन है ग्रेटर देन 2 है, एक ऑप्शन है इक्वल टू 3 है, और एक ऑप्शन है हमारे पास नॉट इक्वल टू 2। हमारे पास लेस वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन जरूर है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 2। तो ये हमारा करेक्ट जो है ना आंसर है, तो 14 का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में मुझे कुछ प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि जो इस एमसीक्यू में प्रॉपर स्टेटमेंट मिसिंग लग रही है, कि इसमें कुछ ना कुछ और भी गिवन होना चाहिए था। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स के प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, मुझे लग रहा है कि इसमें जो है ना कुछ मिसिंग है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं हो रहा, कि मुझे लगता है इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, तब भी हम इसको ऑप्शन की जो है वो देख सकते थे कि क्या रिक्वायर्ड हमें पूछा क्या जा रहा है। तो इसको स्किप करते हैं, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 16। तो एमसीक्यूज नंबर 16 हमारे पास स्टेटमेंट है, विच इक्वेशन हैज रूट्स 2 and -3। तो हमारे पास
इक्वेशन की उन्होंने पूछा है आपसे कि कौन सी हमारे पास इसमें से, ये आपको इक्वेशन गिवन है ऑप्शंस में, उन्होंने कहा किस इक्वेशन की जो रूट है वो 2n-3 होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो मेथड्स हैं। मैं आपको इजी वाले मेथड से बताऊंगी जिसपे हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ना वो लिखते होते हैं। अब आए मैं आपको इसकी रीजनिंग की तरफ लेके जाती हूँ ताकि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपको इसका करेक्ट ऑप्शन पता लग सके। जी, अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो और हमने इक्वेशन लिखनी हो कि वो वाली इक्वेशन जिससे वो रूट्स निकली हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह की लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जिसमें एस होता है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स, पी होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमारे पास रूट्स गिवन थी 2 and -3। अब मैंने उन रूट्स का सम निकाल लिया, 2 प्लस में किया मैंने, 2 में प्लस किया -3, यानी मैंने रूट्स को सम निकाला तो -1 आ गया। मैंने उन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट निकाला है 2 and -3 का, तो -6 आ गया। अब मैंने बस क्या करना है, मैंने एस और पी की जो मैंने वैल्यू निकाली है इसको मैंने पुट करना है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। एस की जगह मैंने -1 लगाया है, माइनस माइनस बाहर भी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस एक्स आ गया, और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल्स टू 0 आई है। जी, तो एमसीक्यू जो नंबर 16 है उसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बना। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इक्वेशन कैसे बनाई। अब हम एमसीक्यू नंबर 17 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 है, उसकी स्टेटमेंट है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये हमारे पास मैट्रिक्स है, आप लोग देख सकते हैं इस मैट्रिक्स की 4 रोज एंड 1 कॉलम्स है, यानी जो इसकी डायमेंशन है वो है 4 × 1। अब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है, हमने बताना है कि इसका जो रैंक है वो क्या होगा। रैंक पहले अब इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं कि रैंक हमारे पास होता क्या है। इधर रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड टू एचेलॉन फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म, यानी मोस्टली हम लोग ये कहते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एन एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी जब हम एक मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म बनाएं तो उसके अंदर जो नॉन जीरो रोज है, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो ही इस मैट्रिक्स का रैंक होगा। जैसे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन था 1 1 1, जिसकी एंट्रीज थी 1 1 1 एंड 0। अब मैंने इस पे रो ऑपरेशंस किए और मैंने इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये देखिए मैंने R2 में से R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 किया है, तो यहाँ पे 0 0 बन गया। तो ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमारे पास लीडिंग एंट्री 1 है। लीडिंग एंट्री के नीचे हमारे पास क्या होता है, नीचे 0 0 होना चाहिए। अगर आपको एचेलॉन फॉर्म और नहीं पता तो आप इसकी डेफिनेशन अपनी बुक में जाके भी देख सकते हैं कि मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है। तो इसका आपको समझ आ गया। अब इसमें देखें, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एचेलॉन फॉर्म में, इस मैट्रिक्स को। अब आप देखें इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, सिर्फ एक ही नॉन जीरो रो है। देखिए यहाँ पे 4 रोज, यहाँ पर अगर आपको समझ आनी चाहिए इस चीज की कि एक मैट्रिक्स की हमने रोज कैसे देखते हैं। देखिए जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है। ये देखिए इसकी इस मैट्रिक्स की कितनी रोज थी, 1 2 3 और 4। इसकी भी 4 रोज ही हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज सिर्फ इसके अंदर एक है। ये जो हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया मैट्रिक्स, इसकी सिर्फ एक ही नॉन जीरो रो है, तो हमारे पास इसका रैंक क्या बन गया, इस मैट्रिक्स का हमारे पास रैंक आ गया 1। तो उसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा 1। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी, एमसीक्यूज नंबर 17। अब एमसीक्यूज नंबर 18 है, उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 हमें कह रहा है इफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपको एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट गिवन है, उन्होंने आपको एडजॉइंट निकाल के दे दिया। अब आपसे पूछे देन मैट्रिक्स ए इज, यानी हमने एडजॉइंट निकाल लिया मैट्रिक्स ए का, ये एडजॉइंट गिवन है, लेकिन हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ए हमने देखना है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ए क्या होगा जिसका ये एडजॉइंट। ठीक है, अगर आप लोग क्या करें, इस एडजॉइंट का अगेन एडजॉइंट लेना, तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट गिवन है, मैं इसका दोबारा से एडजॉइंट करूंगी तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। जी, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट में ही एडजॉइंट गिवन था, हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स में बताना था। एडजॉइंट और मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, अब एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना है। अब ये एडजॉइंट हुआ है मैट्रिक्स है, दोबारा से इसी का एडजॉइंट लेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। और एडजॉइंट हम निकालते हैं, जैसे हम लोग जो डायगोनल एंट्री होती है उनको हम लोग क्या कर लेते हैं कि उनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल होता है उसके हम साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए हमने इसको क्या किया, इसकी पोजीशन चेंज की, 4 -1 की जगह पे आ जाएगा और -1 4 की जगह पे आ जाएगा। और हमारे पास जो सेकेंडरी डायगोनल है ये हमारे पास मेन डायगोनल होता है, और ये हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल के हमने साइन चेंज कर देने। तो -2 के साथ माइनस था तो प्लस आ जाएगा, 3 के साथ प्लस था तो माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। अब आप इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का अगेन ज्वाइन लेके देखें, आप देखिएगा यही चीज बन जाएगी। ठीक है, तो
तो ये बहुत इजी था, इसमें आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स, आपका ये करेक्ट आंसर है 4 2, जिसमें हमारे पास एंट्रीज है 4 2 -3 एंड -1। तो ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 18 का जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है 4 2, जिसमें आप लिखते सकते हैं वही एंट्रीज है, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बाइनरी ऑपरेशन, के बाइनरी ऑपरेशन पे इसमें से कौन से जो है वो बाइनरी ऑपरेशन के तौर पर नहीं यूज हो सकता। बाइनरी ऑपरेशन, आपको पहले ये चीज क्लियर चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यूनिटरी ऑपरेशन क्या है। बाइनरी ऑपरेशन होता है जिसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज के दरमियान जो होता है, दो नंबर्स के दरमियान, यानी हमें बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है, बाइनरी का मतलब होता है टू, जो दो नंबर्स के दरमियान ऑपरेशन हो उसको कहते हैं बाइनरी। अब एडिशन, हमें एडिशन हम एक नंबर का तो नहीं ना कर सकते, हमें दो नंबर चाहिए ताकि हम इसकी एडिशन कर सके, यानी उनको ऐड कर सके। इसलिए डिवीजन के लिए भी हमें दो नंबर चाहिए कि एक नंबर दूसरे को डिवाइड करेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमें दो नंबर चाहिए कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किसी एक सिंगल नंबर के तो नहीं ना कर सकते, हमें दो नंबर रिक्वायर्ड होते हैं ना कि आपस में जिसको मल्टीप्लाई करवाया जाए। लेकिन जो स्क्वायर रूट होता है उसके लिए हमें दो नंबर रिक्वायर्ड नहीं होते, स्क्वायर रूट हम किसी एक सिंगल नंबर का भी ले सकते हैं। तो ये जो तीन है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेशन है, जिसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल एक ही नंबर रिक्वायर्ड होता है, कोई दूसरा नंबर रिक्वायर्ड नहीं होता जिसमें। तो वो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेशन है। तो इसमें से हमारे पास ये तीन बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो हमारे पास स्टेटमेंट में उन्होंने यही पूछा था विच कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बाइनरी ऑपरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है 20, इसमें आपको दो वेक्टर्स गिवन है और आपने उनको ऐड करना है। ठीक है, 7 9 + 3 - 5 आपने ऐड करना है। अब हम कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको रीजनिंग के साथ आपको बताती हूँ। जी, तो ये दो वेक्टर्स है, आपने इनको ऐड करना है। तो हमारे पास अगर आप इसको पूरा ओपन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास ऐसे लिखा जाता है। तो 7 9 है, अगर हम इसको ये ब्रैकेट ओपन कर लें तो हमारे पास आता है 7i - 9j। ठीक है, सिमिलरली हम अगर हम 3 और -5 को भी ओपन कर लें, बीच में तो प्लस है ना, ये जो प्लस था वो मैंने एज इट इज प्लस लिख दिया, और यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ तो आ जाएगा 3i - 5j। अब हमारे पास क्या होता है, जो जो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर आई है ये इस 7 3 के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ यूनिट वेक्टर आई है, इसके साथ यूनिट वेक्टर आई है, तो ये आ जाएगा 10i। और जे वाला जो है वो जे के कंपोनेंट जे वाले में, यानी ये जो ये यूनिट वेक्टर जिसके साथ है वो आपस में वो ऐड हो जाएंगे। 9 और -5 है तो हमारे पास +4 ये बच जाएगा, और इसे हम ब्रैकेट फॉर्म में लिखे तो हमारे पास आ जाता है 10 और 4। आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप ब्रैकेट में ही ऐड भी कर सकते हैं कि 7 जिस पोजीशन में 7 लिखे उसी पोजीशन में जो 3 है वो 7 3 के साथ ऐड हो जाएगा, और 9 ऐड हो जाएगा -5 के साथ। तो ये आई के कंपोनेंट्स यानी यूनिट वेक्टर आई के आगे और ये यूनिट वेक्टर जे के आगे। तो 7 + 3 हमारे पास 10 हो गया, 9 -5 हमारे पास 4 हो गया। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप जिसको खोल के इजी लगता है वो खोल के कर ले, लेकिन आप ये भी ज़्यादा, ये भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 7 के अंदर आप 3 कर लें, जिस पोजीशन में 7 है उसी पोजीशन वाले को हमने उसके अंदर ऐड करना है, और आमने सामने वालों को हमने ऐड कर देना होता है वेक्टर्स में। तो ये हमारे पास आ गया 10 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको समझ आ गई है, मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। और 1 से लेकर 20 तक वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 1 से 10 में मैंने 1 से लेकर 10 तक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए थे, और आज मैंने 11 से 20 तक आपको एक्सप्लेन किए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग कोई और टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोस चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे भी बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।